क्राइम कथा के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जो सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, कहानी तब की है जब गांव में मोबाइल, इंटरनेट वगैरह नहीं हुआ करते थे। ऐसे समय में खबरें कैसे वायरल होती थी, कैसे लोगों तक पहुँचती थी, उसी के बारे में मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी बताने जा रहा हूँ। कहानी की संवेदनशीलता को देखते हुए मैं जगह के नाम और पात्र के नाम बदल कर आपको बताऊंगा। तो अब कहानी शुरू करता हूँ। कहानी तब की है जब औरतें शौच के लिए बाहर जाया करती थी। सुबह तकरीबन 4 बजे की बात है। कुछ औरतें बाहर गई हुई थी और उन्हें एक बच्चा रोने की आवाज़ सुनाई देती है। बच्चा रोने की आवाज़ जो है वो खेत की दूसरी तरफ से आ रही थी। कुछ औरतें उस आवाज़ का पीछा करते करते जाती हैं तो वहाँ देखती हैं एक नवजात बच्चा प्लास्टिक की पन्नी में एक साइड पर रखा हुआ है। यह देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि यह बच्चा आखिर किसका है। मन में बहुत सारे सवाल गूंजने लगते हैं। धीरे धीरे वहाँ पे लोग जमा होना शुरू हो जाती हैं, कुछ औरतें जमा होती हैं और यह बात धीरे धीरे गांव में भी फैलना शुरू हो जाती है। गांव की ही एक रीना नाम की औरत थी। उसने उस बच्चे को उठा लिया और बोला कि जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल बच्चे की सुरक्षा का सवाल है और इसकी सुरक्षा करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसको कपड़ा से उठाया जाता है, कपड़ा उसके ऊपर ढक देती है ताकि उसको ठंड ना लगे। दूध पिलाने की भी कोशिश करते हैं पर बच्ची शायद एक ही दिन की थी तो दूध नहीं पीती है। वह बच्ची लगातार रो ही रही थी। धीरे धीरे सुबह होने लगती है और जमावड़ा बढ़ने लगता है। उस समय क्या था, इंटरनेट का ज़माना नहीं था तो बात कैसे है फैलती नहीं थी। किसी ने जाकर नज़दीकी पत्रकार को यह बात बताई और पत्रकार साहब ने पुलिस स्टेशन तक यह बात पहुंचा दी और पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस दोनों साथ में ही उस गांव में प्रवेश करते हैं। गांव के प्रधान जी को भी बुलाया जाता है और पंचनामा कर बच्ची को अस्पताल की तरफ भेज दिया जाता है। गांव में बातें चलने लगती हैं कि आखिर यह बच्ची किसकी है। पता नहीं कैसे माँ बाप से छोड़कर चले गए हैं, कैसे माँ बाप थे उनके। जरा सा भी शर्म नहीं आई ऐसे माँ बाप को। सुबह से धीरे धीरे शाम होती गई और शाम से फिर सुबह हो गई। बात तमाम प्रकार की चल ही रही थी, लेकिन असली मुद्दा जो था कि ये बच्ची किसकी थी, किसी को पता नहीं चला था। 2005 के उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश में काफ़ी अंतर है। पहले क्या था कि ये इंटरनेट वगैरह का ज़माना नहीं हुआ करता था तो धीरे धीरे यह बात फैलते फैलते दूसरे गांव में भी पहुंचने लगी। बच्ची की अस्पताल में देख रेख अच्छी हो रही थी और वहां पर देखभाल के लिए उसको एक नर्स भी रखा गया था। और यहाँ पर दूसरे दिन तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे यहाँ पे कहानी एक नया मोड़ लेती है। तकरीबन 6:30 बजे शाम की बात है। पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। इतने में एक गाड़ी को 3 लोग रोकते हैं, 3 पुलिस वाले रोकते हैं, 3 पुलिस वाले, और उस गाड़ी में उन्हें शक होता है कि एक लड़की बेहोश पड़ी है। परिवार के सदस्य रो रहे थे। पुलिस को शक होता है तो वह पूछताछ के लिए उस गाड़ी में जो मेन आदमी बैठा था, जो मुख्य आदमी था, उसको उतारती है। मुख्य आदमी का नाम रामफेर था। रामफेर उतरता है और कहता है कि हमारी लड़की साहब बीमार है, उसकी तबीयत खराब है, हमें जिला अस्पताल जाना है, तो आप कृपया करके हमें छोड़ दीजिए, हमें जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा। नज़दीकी अस्पताल में हम लेकर गए थे, जहां पर डॉक्टर साहब ने हमें जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किया हुआ है। पुलिस को शक होता है। जो छोटे दरोगा साहब थे वो पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि लड़की मर चुकी है। शायद वह नाक पर हाथ लगाते हैं और उन्हें पता चलता है कि सांस तो आ ही नहीं रही है और लड़की मर चुकी है। पुलिस अपने जो सीनियर दरोगा साहब थे उनको बोलती है कि अरे यह लड़की तो ऑफ हो गई, इसके पैर हाथ ठंडे हैं, नाक से कोई सांस या मूवमेंट नहीं है। तो उसके परिवार वाले तुरंत जो है रोना धोना शुरू कर देते हैं। पुलिस जो है वो एम्बुलेंस को कॉल करती है और जो लड़की का शव था उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और इधर पुलिस जो रामफेर थे और उसके परिवार उस गाड़ी में बैठे थे उनसे पूछताछ शुरू कर देती है। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि जिस लड़की को यह लोग लेकर जा रहे थे वह लड़की उनकी ही लड़की थी, जिसका नाम सरिता था। उसने जहर खा लिया था। तबीयत बिगड़ने के बाद घर वालों को पता चला कि उसने जहर खाया हुआ है और उसे अस्पताल की ओर लेकर चल देते हैं।
परिवार वालों ने उसे जहर नहीं दिया था, उसने खुद ही खाया था। यह बात उसकी माँ, आरती की माँ ने पुलिस वाले को बताया। पूछताछ के दौरान ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जो इनकी बातों से पूरी तरह से मैच होने लगती है। अब आरती ने यह जहर क्यों खाया था, यह सब उनके दिमाग में सवाल जो है पुलिस वालों के घूम रहे थे। और यहाँ पर एक खुलासा होता है। आरती को हाल ही में एक बच्चा हुआ था, यह बात पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी पता चलता है। पुलिस यह जानकर हैरान हो जाती है कि आखिर अगर आरती को अभी हाल ही में बच्चा हुआ है तो बच्चा है कहाँ, और जो नज़दीकी गांव में बच्ची मिली थी, पुलिस उसके साथ कनेक्शन खंगालने लगती है और रामफेर से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान रामफेर खुद यह सारी सच्चाई बोलना शुरू कर देता है और रामफेर की औरत भी डर के मारे रोने लगती है। वह भी पुलिस के सामने बातें बताना शुरू कर देती है। रामफेर की एक बेटी है आरती और उसका बेटा है सोनू। आरती तकरीबन 19 साल की है और सोनू जो छोटा बेटा था वह 14 साल का था। आरती पढ़ाई में काफ़ी तेज थी, तो उसके पिता ने उसको एक साइकिल खरीद के दे दिया था। वह साइकिल से ही स्कूल जाया करती थी। उसके पास वाले गांव में एक लड़का था जिसका नाम सुशील था। सुशील और आरती एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उस समय लड़कियां बहुत ही कम स्कूल जाया करती थी। अगर कभी आरती स्कूल नहीं जाती तो वह अपने विषय में बहुत पीछे रह जाती थी, क्योंकि लड़कियां बहुत ही कम स्कूल जाया करती थी। जैसा मैं पहले ही आपको बताया, तो उसको जाहिर सी बात है लड़कों से दोस्ती करना पड़ता था। अपनी विषय के पुस्तक को मतलब इससे पीछे रह जाती थी किसी विषय में, तो वह उस विषय को पूरा करने के लिए सुशील से दोस्ती कर लेती। और इन दोनों की दोस्ती सिर्फ पुस्तक के लेन देन तक ही सीमित था। लेन देन यह काफ़ी दिन तक चलता रहा। बहुत सारे लड़कों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। सरिता इससे बात करती, यह बात किसी को पसंद नहीं था कि सुशील से सरिता जो है वह बात करती थी। ऐसी अफवाह धीरे धीरे स्कूल में उड़ने लगी कि सरिता और सुशील एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब बात धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो रही थी। सुशील को भी यह लग रहा था कि सरिता उसे पसंद करती है। एक दिन वह पुस्तक में प्रेम पत्र लिखकर डाल देता है, जो वह सरिता को देता है। सरिता घर पर जाती है और पुस्तक खोलती है तो उसको प्रेम पत्र मिलता है। प्रेम पत्र पढ़ती है। उसे भी सुशील पसंद था। बदले में वह सुशील के प्रेम पत्र का जवाब उसी पुस्तक में वापस कर देती है और यहाँ से पुस्तकों का लेन देन और बढ़ना शुरू हो जाता है और दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगता है और किसी को इस बात की कोई भनक नहीं थी। कुछ दिनों के बाद स्कूल में 15 अगस्त का फंक्शन होने वाला था। इस फंक्शन में सरिता भी भाग लेने वाली थी, जिसकी वजह से उसे थोड़ी देर तक स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा क्लास एक्टिविटी के लिए रुकना पड़ता था। तो यह बात वह घर वालों को बता चुकी थी। घर वाले भी निश्चिंत होकर अपने काम में रहते थे और सरिता पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। इसी जो फंक्शन हो रहा था, उसी फंक्शन के दौरान सरिता और सुशील कुछ ज़्यादा ही नज़दीक आ जाते हैं। यह नज़दीकी इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक बड़े घटनाक्रम का रूप ले लेती है। इस बड़े घटनाक्रम का जब पता चलता है सरिता को, लगभग 3-4 महीने बीत चुके रहते हैं, तब उसे पता चलता है कि उसके पेट में तो शायद बच्चा है। अब सरिता यह बात सुशील को बताती है। सुशील को जब पता चलता है कि सरिता को बच्चा है जो कि उसके पेट में पल रहा है, तो वह गर्भपात की गोली लेकर आता है, वह उसे दे देता है। सरिता श्योर नहीं थी कि उसके पेट में शायद बच्चा है, या हो सकता है उसके पेट में कुछ दर्द है या कुछ ऐंठन है, कुछ तोड़ मरोड़ चल रहा है। उसको समझ में नहीं आया यह चीज़, क्योंकि उसकी एज अभी ज़्यादा नहीं हुई थी। तो उस समय कैसा था कि किसी को इतना इसके बारे में जानकारी भी नहीं हुआ करती थी कि वह किसी से पूछ भी नहीं सकती थी, कि किसी से पूछती तो बात बिगड़ जाती थी शायद। उसके बाद सरिता यह दवा खाती भी नहीं है, जो सुशील देता है ना, तो सरिता वह दवा खाती नहीं है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर सरिता जो है वो बहुत बड़ी गलती कर देती है, जो दवा नहीं खाती। उस समय की बात है जब सुविधा बहुत कम उपलब्ध हुआ करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, स्कूल की परीक्षा का भी समय आ गया था और परीक्षा जब शुरू होती है तब सरिता को एक बार चक्कर आ जाता है स्कूल में ही, और स्कूल के मास्टर उसको लेके जाते हैं, उसके घर पर छोड़ते हैं, दवा वगैरह दिलाया जाता है। लेकिन घर वालों को लगता है कि शायद कुछ कमजोरी की वजह से सरिता को चक्कर आया होगा। घटनाक्रम को बीतते हुए धीरे धीरे 7 महीने हो गए थे। 7 महीने से ऊपर का समय बीत चुका था।
एक रात सरिता के पेट में जोर जोर से दर्द होने लगता है। घर वाले भी नहीं समझ पाते और सरिता को लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि यह बच्ची तो प्रेग्नेंट है और इसका बच्चा जल्द ही होने वाला है। बच्चा बहुत कमज़ोर है और साथ में जो बच्चा है उसके उसमें तकलीफ भी है बच्चा होने में। यह लड़की बच्चा पैदा करने के स्थिति में नहीं है। यह बात डॉक्टर साहब उसके घर वालों को बोलते हैं। बच्चे की बात सुनकर उनके घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पिता रामफेर को बहुत दुख होता है। माँ रोने लगती है और सरिता के पास जाकर पूछती है कि आखिर तूने ऐसा क्या किया, यह बच्चा किसका है। सरिता भी रोने लगी और कहती है कि मम्मी मुझसे गलती हो गई, यह बच्चा अनजाने में मेरे कोख में आ गया है, मुझे भी नहीं पता चला। हम लोगों में दोस्ती थी, बस इतना ही जानती हूँ। उसके बाद यह कब हुआ ये मुझे भी नहीं पता। वह लोग डॉक्टर के पास से घर आते हैं और रास्ते में पिता रामफेर और माता बहुत दुखी थे। वह उसको दुनिया भर की बातें सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि इससे अच्छा था कि तू मर गई होती, तूने तो हमारी नाक काट दी। और यह बात सरिता को बहुत बुरी लगती है, बहुत ही तकलीफ देती है अंदर ही अंदर। लेकिन अब हो क्या सकता था, जो होना था वो तो हो चुका था। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। माँ सरिता को पपीता के बीज को साबुत देती है खाने के लिए। सरिता खाने से मना करती है, फिर भी ज़बरदस्ती उसको खिलाया जाता है। वह खा के सो जाती है और तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसके बाद उसको बच्चा होने को आ जाता है, बच्चा होने लगता है। उसकी माँ जो है वह बच्चा पैदा करती है, उसके हेल्प करती है, बच्चा हो जाता है। और माँ जो है वो पिता रामफेर को कहती है कि इस बच्चे को जो है ले जाकर कहीं ठिकाने लगा दो और उसकी माँ को मत बताना, सरिता को मत बताना कि उसको बच्चा हुआ था, हम बोल देंगे कि बच्चा मरा पैदा हुआ था। तो सरिता बच्चा देते देते वो बेहोश हो गई थी। उसको इस बात की कोई भनक नहीं थी उसका बच्चा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यह सारी बातें जो है इस घटनाक्रम में शामिल हो रही थी धीरे धीरे। सरिता की जो माँ थी वह ऐसा बात बोलती है तो पिता रामफेर बच्ची को ले जाकर एक नज़दीकी गांव में छोड़ देते हैं। छोड़ के वह वापस चले आते हैं। और इस तरह से ये घटनाक्रम जो है, मैं आपको पहले ही बताया कि बच्चा जो है गांव में मिलता है और गांव वाले उसे एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल में भेजते हैं। अब यहाँ पर एक और घटना होती है कि जब घर पर आते हैं, जब सरिता की नींद खुलती है, घर पर पिता रामफेर आते हैं तो पता चलता है कि सरिता पूछती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो पिता रामफेर और माता कहती है कि बच्चा जो है वो आपका मरा हुआ पैदा हुआ था, हमने उसको ठिकाने लगा दिया। जाने दो, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था या बच्चा हुआ था कि नहीं हुआ था। हम आपको कल मेरे ननिहाल में भेज देंगे, आपके ननिहाल में भेज देंगे और आप वहाँ पे रहना, धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यह बात जो है सरिता को पता चलती है तो सरिता को बहुत दुख भी होता है और अंदर ही अंदर वह टूट चुकी थी, पहले से भी टूटी थी। और अंदर अंदर जब बच्चा मर जाता है तो उसको और भी अंदर से टूटा हुआ महसूस होने लगता है। दिन भर तो वह अपने खाट पर ही बैठी रहती है और उठने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। पर दूसरे दिन शाम को जो घर में रखे हुए एक मवेशियों को कीड़े मारने की दवा थी, जो रखते हैं घर में लोग, जैसे गाय भैंस को कीड़े पड़ते हैं ना, तो उसकी दवा जो है वह उठाकर अपने पास लाती है और वह उसे पूरा साबुत पी जाती है। दवा पीने के बाद धीरे धीरे उसका शरीर जो है वह ठंडा पड़ने लगता है, आंखें उल्टी होने लगती है और मुंह से झाग फेंकने लगता है। परिवार वाले समझ जाते हैं कि इसने कुछ गलत कदम उठा लिया है। उनका शक यकीन में तब बदलता है जब कोने में पड़ी शीशी जो कीड़े मारने की थी उन्हें खाली जमीन पर मिलती है। अब क्या करें हे भगवान, ऐसा बोलकर उसकी माँ जो है वो रोने लगती है। पिता रामफेर बाहर एक गाड़ी को बुलवाता है और सरिता को गाड़ी में भरकर अस्पताल की ओर चल देते हैं। नज़दीकी अस्पताल पहुंचने पर वहां के डॉक्टर उसे जिला अस्पताल में रेफर होने के लिए कहते हैं। जिला अस्पताल ले जाते वक्त ही सरिता की जो है वह मृत्यु हो जाती है और फिर वहां पर पुलिस की चेकिंग के दौरान ये लोग पकड़े जाते हैं। पुलिस यह सब घटनाक्रम सुनकर हैरान हो जाती है और वह अपनी एक टीम सुशील को पकड़ने के लिए भेजती है। सुशील भी पकड़ा जाता है।
सुशील पर आज भी कार्रवाई चल रही है। सरिता के माता पिता को कुछ दिन जेल में रहना पड़ता है और उसके बाद नवजात बच्चे की कस्टडी भी उन्हें मिल जाती है। कस्टडी पुलिस की देखरेख में रहती है। उस समय इंटरनेट वगैरह नहीं था, इसलिए यह कहानी प्रकाश में थोड़ा नहीं आ पाई ज़्यादा तरह से। पर ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वह दबी रह जाती हैं और हम तक पहुँच भी नहीं पाती। ऐसी और कहानियों के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अपडेट आप तक पहुँचती रहे। और आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए, निश्चिंत रहिए, सतर्क रहिए।